देखो हम रोलिंग फ्रिक्शन के बारे में पढ़ रहे थे। अगर मान लो कि हमने ब्लॉक का अगर केस है, मान लो कि ब्लॉक रखा हुआ है किसी भी रफ सरफेस पे, एम मास का ब्लॉक है, तो उसमें फ्रिक्शन की कहानी क्या थी कि अगर आप जितना फोर्स लगाओगे तो फ्रिक्शन क्या करेगा, उसको रोकने की कोशिश करेगा। और फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन जो होता है वो होता है म्यू इंटू में एन, इसके इक्वल। तो ब्लॉक के केस में जो फ्रिक्शन है वो क्या करता है, इसको रोकने की कोशिश करता है ब्लॉक को। यानी कि जितना आप फोर्स लगाओगे, मान लो फ्रिक्शन की वैल्यू, यहाँ पे बातें नहीं है, फ्रिक्शन की वैल्यू मान लो 40 न्यूटन है, फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है 40 न्यूटन, तो आपने 10 न्यूटन लगाया तो फ्रिक्शन भी कितना लग जाएगा 10 न्यूटन। आप अगर 20 लगाओगे तो फ्रिक्शन भी कितना लग जाएगा, आपने 10 हटा के कितना कर दिया 20, तो फ्रिक्शन भी कितना लग जाएगा यहाँ पे 20 न्यूटन। आपने फोर्स 20 से हटा के कितना कर दिया 40 न्यूटन, तो फ्रिक्शन भी कितना लग जाएगा 40, और ब्लॉक रेस्ट में ही रहेगा। सेम यहाँ पे अगर आपने फोर्स जो है अगर 40 से बढ़ा के 50 न्यूटन कर दिया तो उस केस में फ्रिक्शन अब कितना रहेगा 40 रहेगा और ब्लॉक चल पड़ेगा। ये बातें नहीं, ब्लॉक क्या होगा इस केस में चल पड़ेगा। बट रेगुलर अगर बॉडी है तो उस केस में ऐसा नहीं है कि अगर आप एफ का फोर्स लगाओगे, फ्रिक्शन अगर म्यू दे रखा है, आपने सेंटर पे एफ का फोर्स लगा दिया, तो उस केस में फ्रिक्शन जो है वो इतना नहीं लगता कि ब्लॉक रुके रहे, फ्रिक्शन उतना लगेगा कि वो बॉडी क्या करे, रोलिंग मोशन हो यहाँ पे, यानी कि एक्सेलरेटेड रोलिंग मोशन हो। बॉटम मोस्ट पॉइंट क्या रहना चाहिए उस केस में, रेस्ट में रहना चाहिए। तो इस केस में अगर मान लो ये डिस्क है तो फ्रिक्शन कितना लग जाएगा, रेडियस इसका क्या है, फ्रिक्शन अगर डिस्क है, आपने एफ का फोर्स लगाया सेंटर पे, तो फ्रिक्शन कितना लगेगा F/3 का। फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या होगी, जो अप्लाइड फोर्स है उसका कितना होगा 1/3। एक क्वेश्चन करके दिखा दो। डिस्क दे रखी है आपको, मास दे रखा है आपको 10 kg, रेडियस दे रखी है 2 मीटर, रोटेशन ही है, म्यू की वैल्यू दे रखी है 1। तो ग्रेविटेशन शुरू होगा ना 2 दिन में, 2 दिन बाद होगा। हाँ तो फिर आप कर ही रहे थे, रोटेशन तो कर ही रहे थे आप, तो उससे क्या होगा, आप बैकअप से कर लेना। वो डिस्क मास कितना दे रखा है आपको 10 kg, रेडियस कितनी है 2 मीटर, म्यू की वैल्यू 1 दे रखी है। आपने अब फोर्स जो है वो अप्लाई कर दिया 40 न्यूटन, फोर्स कितना अप्लाई कर दिया आपने 30 न्यूटन लगा लो, फोर्स की वैल्यू है 30। इस केस में ये बताना है कि आपको फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा, टॉर्क की वैल्यू बतानी है, एक्सेलरेशन बताना है सेंटर ऑफ मास का, और अल्फा बताना है। ये 4 बातें बतानी है। फ्रिक्शन कितना लगेगा, टॉर्क बताना है, अगर डिस्क है तो डिस्क के केस में रोलिंग मोशन करानी है तो अप्लाइड फोर्स का कितना लगता है 1/3। फ्रिक्शन अगर डिस्क है तो उस केस में अप्लाइड फोर्स का फ्रिक्शन जो लगता है वो 1/3 लगता है। रेगुलर बॉडीज के केस में फ्रिक्शन की कहानी अलग है, ब्लॉक के केस में अलग है। ब्लॉक के केस में तो फ्रिक्शन उतना लगता है जितनी वो लग सकता है, जब तक वो लगेगा तब तक, यानी कि मान लो 50, आपने 50 लगाया तो 50 लग जाएगा और ब्लॉक रेस्ट में रहेगा। बट रेगुलर बॉडीज, रिंग हो गया, डिस्क हो गया, होलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, होलो सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर, इसके केस में जितने की जरूरत है उतना ही लगता है। तो डिस्क के केस में अप्लाइड फोर्स का 1/3 लगेगा तो ही एक्सेलरेटेड रोलिंग मोशन हो पाती है, यानी कि बॉटम मोस्ट पॉइंट क्या रहेगा उस केस में ही रेस्ट में रहेगा। अगर 1/3 से कम ज़्यादा लगा दिया तो बॉटम मोस्ट पॉइंट रेस्ट में नहीं रहेगा और वो एक्सेलरेटेड या फिर यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड रोलिंग मोशन नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पे फ्रिक्शन कितना लग जाएगा, पहले एफएस मैक्स निकाल लो। एफएस मैक्स की वैल्यू क्या होगी, म्यू इंटू में एन, एन यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन म्यू की वैल्यू दे रखी है 1, एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100 न्यूटन, 100 mg जो लगेगा इस पे म्यू की वैल्यू क्या होगी, एन की वैल्यू क्या होगी mg के इक्वल होगी, यानी कि 100, तो एफएस मैक्स की वैल्यू कितनी होगी 100 न्यूटन। तो इस केस में हमें चाहिए कितना, फ्रिक्शन फोर्स का 1/3,
तो अप्लाइड फोर्स का 1/3, तो अप्लाइड फोर्स 30 है, इसका 1/3, तो कितना हो जाएगा 30/3 यानी कि 10 न्यूटन। तो फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा इस केस में, 10 न्यूटन लगेगा इधर। तो इस पे नेट फोर्स कितना हो गया, इधर 30 लग रहा है, इधर 10 लग रहा है, तो नेट फोर्स कितना आ गया 20। तो यहाँ पे नेट फोर्स जो है एफ नेट की जो वैल्यू है वो है 20 न्यूटन। तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, नेट फोर्स 20, एक्सेलरेशन फोर्स बाय मास, नेट फोर्स बाय में मास, तो नेट फोर्स कितना है 20 न्यूटन और मास कितना है यहाँ पे 10, तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन कितना होगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस केस में इसका ट्रांसलेशन एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसके ऊपर हमने ये पढ़ा था कि अगर सेंटर से हटके कोई फोर्स लगेगा तो एक और फिजिकल क्वांटिटी आती है उसके साथ फ्री में, दैट इज द टॉर्क। अब इसमें ये फोर्स तो सेंटर पे लग रहा है, 30 न्यूटन गिवन है कि सेंटर पे ही लग रहा है, तो ये जो फ्रिक्शन फोर्स है इसकी वजह से क्या लगेगा टॉर्क आएगा, और टॉर्क की वजह से क्या आएगा एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। तो यहाँ पे इसकी वजह से टॉर्क आएगा F इंटू आर, फॉर्मूला होता है टॉर्क का, टॉर्क जो होता है R क्रॉस F, इतना टॉर्क लगता है इसके ऊपर। तो F की वैल्यू कितनी है, R की वैल्यू 2 इंटू में फ्रिक्शन फोर्स है 10, तो 20 न्यूटन मीटर इतना टॉर्क लगेगा, और इसकी वजह से क्या आएगा एंगुलर एक्सेलरेशन यानी कि अल्फा। हमने टॉर्क के 2 फॉर्मूले पढ़े थे, एक था ये टाउ इक्वल टू R क्रॉस F और एक होता I इंटू अल्फा। टॉर्क एक फॉर्मूला क्या होता है I इंटू में अल्फा, और डिस्क है तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2, तो I की वैल्यू कितनी हो जाएगी mr²/2। मास की वैल्यू दे रखी है 10, R की वैल्यू 2 का स्क्वायर डिवाइड बाय में 2 20 kg मीटर स्क्वायर। ये आ गया आपके पास क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब यहाँ पे टॉर्क आपको पता है इस इक्वेशन में कि टॉर्क इक्वल टू क्या होता है I इंटू अल्फा, टॉर्क क्या I इंटू में अल्फा, तो टॉर्क पता है कितना 20 न्यूटन, I की वैल्यू पता है 20, तो यहाँ से अल्फा निकल जाएगा, टॉर्क टाउ इक्वल टू I अल्फा, तो टॉर्क की वैल्यू है 20 इक्वल टू I की वैल्यू कितनी है 20 इंटू में अल्फा, तो अल्फा कितना आ जाएगा 20 डिवाइड बाय में 20 यानी कि 1 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो यानी कि इसके पास एक तो ट्रांसलेशन एक्सेलरेशन आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, और एक इसके पास एंगुलर एक्सेलरेशन है कितना 1 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर का। तो बॉटम मोस्ट पॉइंट के पास 2 एक्सेलरेशन होंगे, बॉटम मोस्ट पॉइंट के पास कितने एक्सेलरेशन होंगे 2, एक ट्रांसलेशन की वजह से और एक घूम रही है रोटेशन की वजह से। तो इसके पास अगर हमेशा ये होता है कि बॉडी के बाद जो ट्रांसलेशन एक्सेलरेशन है उसकी दो तो जिस डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन में मिल जाएगा, तो नेट फोर्स इधर था तो एक्सेलरेशन भी इधर। तो बॉटम मोस्ट पॉइंट के पास इसके छोटे छोटे पीस करके देखो, हर पॉइंट के पास 2 एक्सेलरेशन है, एक ट्रांसलेशन की वजह से और एक रोटेशन की वजह से। तो इस केस में बॉटम मोस्ट पॉइंट के पास एक एक्सेलरेशन तो ट्रांसलेशन की वजह से 2 और एक रोटेशन की वजह से होगा A इक्वल टू आर अल्फा। मैंने पढ़ा था कि A इक्वल टू क्या होता है आर इंटू में अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू कितनी है 1 और आर की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 इंटू में 1, एक रोटेशन की वजह से हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यानी कि बॉटम मोस्ट पॉइंट के पास 2 एक्सेलरेशन है, एक ट्रांसलेशन की वजह से और एक रोटेशन की वजह से, और नेट एक्सेलरेशन क्या है बॉटम मोस्ट पॉइंट का 0। तो ये क्या है एक्सेलरेटेड रोलिंग मोशन है, यानी कि इसमें A भी ओमेगा भी बढ़ेगा और V भी बढ़ेगा। तो ये एक्सेलरेटेड रोलिंग मोशन में A भी बढ़ता है और ओमेगा भी बढ़ता है। तो यहाँ पे बॉटम मोस्ट पॉइंट क्या है रेस्ट में। अगर यहाँ पे बॉटम मोस्ट पॉइंट के पास कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन बच जाता, मान लो ट्रांसलेशन की वजह से 4 आ रहा है और रोटेशन की वजह से 2 आ रहा है, तो नेट एक्सेलरेशन होता बॉटम मोस्ट पॉइंट के पास, तो ये रोलिंग मोशन नहीं होती फिर। ठीक है, बॉटम मोस्ट पॉइंट जो है उसका नेट एक्सेलरेशन या नेट वेलोसिटी अगर 0 है तो ही वो रोलिंग मोशन है, इसके अलावा नहीं है। आप इसमें फ्रिक्शन फोर्स 10 न्यूटन के अलावा कुछ लगा के देख लो, सेम क्वेश्चन में 10 के अलावा मान लो आपने 20 लगा दिया, तो उस केस में फिर निकाल के देखो तो बॉटम मोस्ट पॉइंट का जो नेट एक्सेलरेशन है वो 0 नहीं आएगा। तो यानी कि वो एक्सेलरेटेड रोलिंग मोशन नहीं है। अगर आपको एक्सेलरेटेड रोलिंग मोशन बॉटम मोस्ट पॉइंट रेस्ट में रखना है तो डिस्क के केस में जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, अप्लाइड फोर्स का 1/3 ही लगाना पड़ेगा, तभी जो बॉडी है वो क्या रह सकती है रेस्ट में। बॉटम मोस्ट पॉइंट क्या रहेगा उसके रेस्ट में। एक क्वेश्चन और क्योंकि इसमें कोई डाउट पहले तो ये बताओ, इसमें कोई डाउट?
इस केस में वैल्यू बताओ, एफ एस मैक्स कितना आ जाएगा? एफ एस मैक्स कितना आएगा? म्यू इंटू एन, म्यू की वैल्यू 0.5 इंटू में 600 यानी कि 30 न्यूटन। एफ एस मैक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 300 आएगी। इसका एक काम कर लो, मास जो है वो आप 40 kg ले लो या फिर 10 kg ले लो। यहाँ में कितना आ जाएगा? 100, यानी कि जो एफ नेट की वैल्यू वो कितनी आ जाएगी? एफ एस मैक्स की वैल्यू आ जाएगी 15 न्यूटन। अब आपने सेंटर पे जो फोर्स लगाया, मान लो सेंटर पे आपने फोर्स लगाया 20 न्यूटन, सेंटर पे फोर्स कितना लगाया? 20 न्यूटन। तो रोलिंग मोशन कराने के लिए फ्रिक्शन फोर्स कितना लगना चाहिए? आपने सेंटर पे फोर्स लगाया 20 न्यूटन, एफ एस मैक्स की वैल्यू कितनी है? 50। रोलिंग कराने के लिए इस पे कितना फ्रिक्शन लगना चाहिए? 6.66, यानी कि 20/3 फ्रिक्शन फोर्स का, अप्लाइड फोर्स का 1/3 लगेगा तो ही रोलिंग मोशन हो सकती है, यानी कि 20/3। आपने अगर यहाँ पे 20 की जगह फोर्स लगा दिया 40 न्यूटन, अब कितना चाहिए फ्रिक्शन फोर्स? 40/3 इतने है हमारे पास। मैक्सिमम एफ एस मैक्स की वैल्यू मैक्सिमम 50 है, तो हम यहाँ पे हमें ज़रूरत है 40/3 को, तो उतना लग जाएगा और यूनिफॉर्म रोलिंग मोशन होगी। अब मान लो आपने यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स की जो वैल्यू है वो कर दी कितनी? 60 न्यूटन। तो अब कितना लगेगा फ्रिक्शन फोर्स? 20। हमारे पास कितना है? 50 है, तो लग सकता है। मान लो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स 60 से बढ़ा के आपने कर दिया यहाँ पे 100 न्यूटन, तो यहाँ पे एफ एस में यानी कि फ्रिक्शन फोर्स कितना लगना चाहिए रोलिंग कराने के लिए? 33.3, 100/3 इतना है हमारे पास। 50 न्यूटन है तो लग सकता है, यानी कि यूनिफॉर्म रोलिंग मोशन हो सकती है। अब आपने यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स कितना लगा दिया? अप्लाइड फोर्स कितना कर दिया? 120। तो फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा? 40 लग सकता है इतना। 50 है तो 40 लग सकता है और यूनिफॉर्म रोलिंग मोशन होगी। अब आपने यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स की जो वैल्यू है वो कर दी 180 न्यूटन। अब कितना लगेगा अप्लाई फ्रिक्शन फोर्स? 60। हमारे पास है कितना? 50। तो यहाँ पे कुछ समझाने की कोशिश कर रही होंगी तभी नहीं लगाया होगा ना पहले ही। अब यहाँ पे अप्लाइड फोर्स कितना है? 180। तो फ्रिक्शन इसका यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड रोलिंग बॉटम मोस्ट पॉइंट को रेस्ट में रखने के लिए हमें फ्रिक्शन फोर्स की कितनी ज़रूरत है? इसका 1/3 F/3 यानी कि 180/3 यानी कि कितने की ज़रूरत है? 60 न्यूटन। तो यहाँ पे कितना लगेगा फिर? 60। हमारे पास एफ एस मैक्स की वैल्यू 50 है और चाहे ज़रूरत कितने की है? 60। तो यहाँ पे जितना है उतना लग जाएगा और यूनिफॉर्म एक्सेल बॉटम मोस्ट पॉइंट रेस्ट में नहीं रहेगा। कि क्वेश्चन अगर पूछ लिया कि मान लो अप्लाइड फोर्स 180 है और आपके पास एफ एस मैक्स की वैल्यू कितनी, आप निकाल के देखोगे एफ एस मैक्स जितने की ज़रूरत है उतना है भी या नहीं। तो हमने निकाल के देखा ज़रूरत कितनी थी? 60 की, बट है कितना? 50। तो उस केस में कि पूछे सामने वाला क्या बॉटम मोस्ट पॉइंट रेस्ट में रहेगा, तो नहीं रहेगा। बॉटम मोस्ट पॉइंट का कुछ ना कुछ एक्सेलेरेशन होगा। तो यहाँ पे कितना लगेगा फ्रिक्शन फोर्स जो लगेगा वो कितना लग जाएगा? 50 न्यूटन। फ्रिक्शन फोर्स कितना लग जाएगा यहाँ पे? 50 न्यूटन लग जाएगा। जितना है उतना लग जाएगा। ज़रूरत ज़्यादा की थी बट है ही नहीं उतना, फ्रिक्शन फोर्स लग ही नहीं सकता तो लगेगा ही नहीं। तो जितना है उतना लग जाएगा और बॉटम मोस्ट पॉइंट यहाँ पे रेस्ट में नहीं रहेगा। फिर भी हम ये चारों बातें निकाल सकते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स तो आ गया, कितना लग जाएगा इस केस में? 50 न्यूटन। अगर अप्लाइड फोर्स कितना है? 180। तो फ्रिक्शन फोर्स कितना लग जाएगा? 50 न्यूटन लग जाएगा, क्योंकि है ही जब एफ एस मैक्स की वैल्यू 50, ज़रूरत चाहे ज़्यादा की हो चाहे कम की। तो यहाँ पे ज़्यादा की ज़रूरत है तो लग ही नहीं सकता, जब मैक्सिमम लग ही 50 सकता है तो इतना लग जाएगा। तो यहाँ पे टॉर्क कितना आएगा ये बता दो। अल्फा एक सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन बता दो कितना होगा और अल्फा कितना होगा इस केस में। और बॉटम मोस्ट पॉइंट का नेट एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में होगा और कितना होगा? फ्रिक्शन फोर्स, मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स लगता है म्यू इंटू एन के इक्वल। म्यू यहाँ पे रफनेस होती है, कोफिशिएंट ऑफ कोफिशिएंट। क्या कह रहे हो? देखो इस केस में अब 180 लगाने में तो आप कितना भी लगा सकते हो, बट यहाँ पे फ्रिक्शन उतना ही लगता है जितने की जरूरत होती है, क्योंकि फ्रिक्शन यहाँ पे ये चाहता है कि बॉटम मोस्ट पॉइंट रेस्ट में रहे। बॉटम मोस्ट पॉइंट क्या रहे? रेस्ट में। हमें इसमें ये बॉटम मोस्ट पॉइंट रेस्ट में रखना है। तो उस केस में अगर हमारे पास 50 से ज़्यादा होता,
मान लो यहाँ पे 80 न्यूटन होता है एफएस मैक्स की वैल्यू, तो फ्रिक्शन फोर्स 60 लग जाता है और बॉटम मोस्ट पॉइंट रेस्ट में रहता। फिर ये एक्सेलरेटेड रोलिंग मोशन होती जिसमें बॉटम मोस्ट पॉइंट क्या रहता है, रेस्ट में। बट अगर हमें ज़रूरत है 60 की, बट एफएस मैक्स की वैल्यू कितनी है 50, तो 50 ही लग जाएगा। कम भी लग सकता है बट लगेगा अब 50 लगेगा। आप कम लगाओगी कि सामने वाले ने बोल ही दिया कि आपको 40 ही लगाना है फ्रिक्शन फोर्स, तो फिर निकालो, फिर भी बॉटम मोस्ट पॉइंट रेस्ट में नहीं रहेगा। घूमेगा ना दोनों, घूमे तो गई दोनों, हर केस में ही घूमेगा। चाहे आप यहाँ 10 लगा दो फिर भी घूमेगा और चलेगा भी आगे की तरफ, आप यहाँ पे 20 लगा दो फिर भी घूमेगा भी और चलेगा भी, दोनों होंगे। यानी कि ये ट्रांसलेशन मोशन भी होगी, यहाँ पे रोटेशन भी। ये जितने भी क्वेश्चन है दोनों में कंबाइंड मोशन है, ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन, क्योंकि आपने जो अप्लाइड फोर्स लगाया है 180 का, इसकी वजह से इसमें जो क्या आएगा, ट्रांसलेशन एक्सेलरेशन, और उसकी वजह से ट्रांसलेशन वेलोसिटी आएगी, लीनियर वेलोसिटी। और जो ये 50 न्यूटन जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, इसकी वजह से क्या आएगा, टॉर्क, और टॉर्क की वजह से क्या आएगा यहाँ पे, एंगुलर एक्सेलरेशन, और एंगुलर एक्सेलरेशन की वजह से एंगुलर वेलोसिटी, जिसकी वजह से ये घूमना शुरू होगा। तो ये घूमता घूमता आगे की तरफ जाएगा टायर। इसमें ट्रांजिशनल और रोटेशन दोनों कैसे लगेंगे, बॉटम मोस्ट पॉइंट तो रेस्ट पे। तो फिर इसकी वजह से टॉर्क नहीं आएगा, इसकी वजह से तो मान लो अगर रफ स्मूथ सरफेस होता तो फ्रिक्शन फोर्स ही नहीं लगता। फिर अगर यहाँ पे ये रफ सरफेस दे दिया तो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, अगर स्मूथ सरफेस होता फिर ये घूमता ही नहीं, सीधा चलता ऐसे। अगर यहाँ पे मैं यह कह दूँ कि म्यू की वैल्यू क्या है, 0 है, तो उस केस में स्मूथ सरफेस हो गया इसका मतलब, तो स्मूथ सरफेस होता फिर आप अप्लाइड फोर्स लगा रहे हो 180 का, तो ये सीधा चलेगा बस ऐसे। मान लो कि अगर ये स्मूथ सरफेस होता बिल्कुल, फिर आपने फोर्स लगाया सेंटर पे, तो फिर आगे की तरफ ऐसे चलेगा, घूमेगा नहीं, रोटेशनल इफेक्ट आएगा ही नहीं। बट नीचे रफ सरफेस है, फिर आपने सेंटर पे फोर्स लगाया है तो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, और फ्रिक्शन फोर्स ये तो सेंटर पे लग रहा है, F180 आपने सेंटर पे लगाया, तो और ये किधर लग रहा है, बॉटम मोस्ट पॉइंट पे, तो यानी कि सेंटर से हट के लग रहा है 50 न्यूटन। तो जब सेंटर से हट के कोई फोर्स लगता है तो उसकी वजह से एक फ्री में फिजिकल क्वांटिटी आती है टॉर्क, और उस टॉर्क की वजह से ये घूमना शुरू हो जाएगा। अगर कहीं पर टॉर्क लग रहा है तो उसकी वजह से क्या होगा, ये घूमना शुरू होगा। टॉर्क की वजह से अल्फा आता है यानी कि एंगुलर एक्सेलरेशन, और एंगुलर एक्सेलरेशन की वजह से क्या आएगी, एंगुलर वेलोसिटी। आगे आप समझो। तो यहाँ पे नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 180 इधर लग रहा है, 50 इधर, नेट फोर्स 130। तो एक्सेलरेशन, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, 130 डिवाइड बाय मास कितना है 10, तो यानी कि 13 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ट्रांसलेशन एक्सेलरेशन कितना होगा, 13 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब टॉर्क कितना आएगा इसमें, तो टॉर्क निकालने के R इंटू एफ, R की वैल्यू कितनी है 2 और F की वैल्यू कितनी है, इसकी वजह से ही टॉर्क आएगा। 180 की वजह से कोई टॉर्क नहीं आएगा, क्योंकि हमें पता है कि सेंटर पे अगर कोई फोर्स लगता है तो उसकी वजह से कोई टॉर्क नहीं आता, सेंटर से हट के फोर्स लगना चाहिए तो ही टॉर्क आएगा। तो इसकी वजह से 50 की वजह से टॉर्क आएगा, तो फिर R की वैल्यू 2 इंटू में 50, 100 न्यूटन मीटर, इतना टॉर्क लगेगा इसके ऊपर। और इस टॉर्क की वजह से क्या आएगा, अल्फा। एक टॉर्क का फॉर्मूला है I इंटू में अल्फा, तो I कितना आ जाएगा, mr स्क्वायर। डिस्क के केस में मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr स्क्वायर बाय 2, मास की वैल्यू 10 इंटू में 2 का स्क्वायर डिवाइड बाय में 2, यानी कि 20 न्यूटन। तो यहाँ पे टॉर्क जो है वो कितना है 100, I की वैल्यू कितनी है 20 इंटू में अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100 डिवाइड बाय में 20, यानी कि 5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा आपके पास, अल्फा, यानी कि एंगुलर एक्सेलरेशन। तो इसके पास दो एक्सेलरेशन है, एक रेडियल एक्सेलरेशन यानी कि अल्फा 5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। रेडियन क्या होता है? रेडियन इसकी यूनिट होती है एंगुलर एक्सेलरेशन की, जैसे वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, उसी प्रकार। और ट्रांसलेशन एक्सेलरेशन है तो उसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसी प्रकार अगर बॉडी घूम रही है तो अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन की यूनिट होती है रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसके पास ट्रांसलेट एंगुलर एक्सेलरेशन है 5, फिर लीनियर एक्सेलरेशन कितना है इसके पास 13 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बॉटम मोस्ट पॉइंट के पास दो एक्सेलरेशन होंगे, इस पॉइंट के पास दो एक्सेलरेशन होंगे, एक आगे की तरफ 13 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और एक क्या होगा रोटेशन की वजह से कितना R इंटू अल्फा,
आर की वैल्यू कितनी है 2, अल्फा की वैल्यू कितनी है 5, तो 10। तो इसका नेट एक्सेलरेशन क्या होगा आगे की तरफ, यानी कि ये फॉरवर्ड स्लीपिंग है। नेट एक्सेलरेशन क्या होगा आगे की तरफ 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, तो ये क्या है फॉरवर्ड स्लीपिंग। पूछ ले कि कौन से टाइप ऑफ मोशन है, तो आप कहोगे फॉरवर्ड स्लीपिंग है, यानी कि ये चलेगा ज़्यादा और घूमेगा कम। इसके पास जो एक्सेलेरेशन, लीनियर एक्सेलेरेशन क्या है, ज़्यादा है एंगुलर एक्सेलेरेशन से, तो यानी कि ये चलेगा आगे की तरफ, मोशन ज़्यादा होगी और घूमेगा क्या कम, तो फॉरवर्ड स्लीपिंग है। इसमें नेट एक्सेलेरेशन जो है वो क्या होगा आगे की तरफ होगा। ये घूमेगा तभी तो चलेगा आगे। जरूरत नहीं, तो उस केस में कोई भी बॉडी अगर घूम, दोनों हो सकते हैं, वो घूम भी ज़्यादा सकता है और चल कम सकता है। ऐसा ये घूमे तो कम और चले ज़्यादा आगे, ऐसा क्यों नहीं है, पॉसिबल है इस केस में। हमेशा जो मोशन होती है रोलिंग मोशन, वो ये नहीं है कि घूमेगा तो ही आगे चलेगा, ऐसा कुछ नहीं होता कि सीधे सीधे ये चल नहीं सकता। अब टायर को बिल्कुल स्मूथ सरफेस ले लो, आप सेंटर पे फोर्स लगाओ, बस चलेगा, घूमेगा नहीं। अगर बिल्कुल परफेक्ट स्मूथ सरफेस है और फिर आप सेंटर पे फोर्स लगाओगे तो बस ये ट्रांसलेशन मोशन होगी, इसकी घूमेगा नहीं है। हाँ बिल्कुल स्मूथ है तो ही, परफेक्ट स्मूथ तो होता नहीं, बट बोल दिया कि भाई क्वेश्चन में तो दे ही सकता है कि परफेक्ट स्मूथ है, तो उस केस में फिर ट्रांसलेशन मोशन होगी, ओनली रोटेशन मोशन होगी ही नहीं, उसमें घूमेगा नहीं, वो रोटेट नहीं करेगा। मोशन हमेशा हो सकती है कि वो घूमे ज़्यादा और चले कम, ऐसा हो सकता है। ये भी हो सकता है कि वो चले ज़्यादा और घूमे कम, ये भी हो सकता है, और दोनों इक्वल भी हो सकते हैं कि जितना चल रहा है उतना ही घूमे, तो दोनों इक्वली भी हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो यूनिफॉर्म या एक्सेलरेटेड रोलिंग मोशन होती है उसमें बराबर होता है, जितना घूमता है उतना ही चलता है, दोनों का इफेक्ट इक्वली आता है। ये नहीं है कि घूम रहा है ज़्यादा या फिर चल रहा है कम, तो उस केस में दोनों इक्वली होते हैं, जितना मतलब दोनों का इफेक्ट इक्वल होता है, जितना ट्रांसलेशन उतना ही वो रोटेशन। ये नहीं होता कि घूमता ज़्यादा चलता कम है एक्सेलरेटेड रोलिंग मोशन में। जिस केस में बॉटम मोस्ट पॉइंट रेस्ट में रहता है, तो एक वो पर्टिकुलर टाइप ऑफ कम्बिनेशन होती है ट्रांसलेशन रोटेशन की। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता कि बॉटम मोस्ट पॉइंट रेस्ट में नहीं रहा, तो फिर जरूर होगा कि या तो वो चल ज़्यादा रहा होगा, घूम कम रहा होगा, या फिर घूम ज़्यादा रहा होगा, चल कम रहा होगा। ये समझ में आ गया। तो यहाँ पे ये एक्सेलरेटेड रोलिंग मोशन नहीं है, क्योंकि बॉटम मोस्ट पॉइंट यहाँ पे रेस्ट में नहीं है, नेट एक्सेलेरेशन है इसका आगे की तरफ 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, तो यानी कि क्या है फॉरवर्ड स्लिपिंग। तो डिस्क के केस में जो फ्रिक्शन फोर्स लगता है वो अप्लाइड फोर्स का कितना लगता है 1/3। अब रेगुलर डिस्क के केस में तो 1/3 लग जाएगा। जो रेगुलर बॉडी है, रिंग, डिस्क, होलोस्फीयर, सॉलिड स्फीयर, ये 4 ही ज़्यादातर पेपर में देता है। तो इसका जो जनरल फॉर्मूला है फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा, वो लगता है बीटा एफ डिवाइड बाय में बीटा प्लस 1। बीटा जो कोफिशिएंट होता है, आपने जितने ही फॉर्मूले पढ़े, अगर रिंग है तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है mr स्क्वायर। रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है mr स्क्वायर। डिस्क अगर है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है उसका mr स्क्वायर बाय 2। तो mr स्क्वायर दोनों में कॉमन है, इसके साथ में इसको ऐसे लिख सकते हो हाफ इंटू में mr स्क्वायर। तो इसके साथ जो कोफिशिएंट लगता है mr स्क्वायर के साथ, उसको बीटा बोलते हैं। तो रिंग के केस में बीटा की वैल्यू 1 होती है, डिस्क के केस में हाफ होती है। सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr स्क्वायर होता है, तो बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 2/5। तो रेगुलर बॉडीज के केस में बीटा ही बाकी कॉमन होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया में, mr स्क्वायर सभी में आता है, जितने भी आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़े। तो आगे जो कोफिशिएंट लगता है, जो कॉन्स्टेंट लगता है, उसको बोलते हैं बीटा। तो ये क्या होता है, जनरल फॉर्मूला होगा कि फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा। रिंग है, डिस्क है, तो हर एक के केस में अलग अलग फ्रिक्शन लगता है। अगर रिंग है तो उस केस में फ्रिक्शन फोर्स लगता है अप्लाइड फोर्स का हाफ, यानी कि F/2। अगर अप्लाइड फोर्स क्या है, F लगा रखा है, अप्लाइड फोर्स क्या है F। अप्लाइड फोर्स की वैल्यू F के इक्वल है, तो रिंग के केस में जो फ्रिक्शन लगेगा वो कितना लगेगा F/2। रिंग के केस में जो फ्रिक्शन लगता है वो कितना लगेगा F/2 के इक्वल। रिंग के केस में फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या होगी, हाफ होगी। अप्लाइड फोर्स F है, तो फ्रिक्शन फोर्स कितना लग जाएगा F/2। अगर डिस्क है तो डिस्क के केस में फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू हो जाएगी F/3, कितनी होगी 1/3। कितना लग जाएगा उस केस में 1/3 लगता है। होलोस्फीयर के केस में होलोस्फीयर अगर है तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू होती है 2/5F। कितनी होती है 2/5F, यानी कि अप्लाइड फोर्स का 2/5 टाइम्स। और अगर सॉलिड स्फीयर है तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू होती है 2/7F। कितना लगता है 2/7F। इस फॉर्मूले में पुट करके देख लो, यही आंसर आते हैं।
कि अगर रिंग के केस में बीटा की वैल्यू क्या पुट कर दो 1 पुट कर दो, कितना आ जाएगा f/2, और डिस्क के केस में बीटा की वैल्यू 1/2 पुट कर दो, आंसर आ जाएगा f/3, और होलोस्फीयर के केस में बीटा की वैल्यू 2/3 पुट कर दो, आंसर कितना आ जाएगा 2/5f, और सॉलिड स्फीयर के केस में बीटा की वैल्यू पुट कर दो 2/5, आंसर कितना आ जाएगा 2/7f। यानी कि रिंग के लिए जो बीटा की वैल्यू होती है वो होती है 1, डिस्क के लिए बीटा की वैल्यू होती है 1/2, होलोस्फीयर के लिए बीटा की वैल्यू जो होती है 2/3, सॉलिड स्फीयर के लिए बीटा की वैल्यू कितनी होती है 2/5। तो यहाँ पे इस जनरल फॉर्मूले में बीटा की वैल्यू पुट कर दो, आपके पास यही आंसर आएंगे कि रिंग है तो फ्रिक्शन फोर्स हाफ लगेगा, डिस्क है तो 1/3 लगता है, होलोस्फीयर है तो 2/5f लगेगा, सॉलिड स्फीयर है तो 2/7f लगेगा। तो ही अगर इतना लग रहा है तो ही बॉटम मोस्ट पॉइंट रेस्ट में रहेगा, वरना नहीं रहेगा, फिर तभी वो एक्सेलरेटेड रोलिंग मोशन होगी जिसमें बॉटम मोस्ट पॉइंट क्या रहता है रेस्ट में। इनके अलावा इनसे कम या ज़्यादा लगेगा तो वो एक्सेलरेटेड रोलिंग मोशन नहीं होगी, यानी कि बॉटम मोस्ट पॉइंट रेस्ट में नहीं रहेगा। ये जनरल फॉर्मूला याद करना है कि अगर कोई भी रेगुलर बॉडी है, रेगुलर बॉडी यानी कि रिंग, डिस्क, होलोस्फीयर, सॉलिड स्फीयर, तो उस केस में फ्रिक्शन फोर्स कितना लगता है तो बीटा f डिवाइड बाय में बीटा +1। बीटा यहाँ पे जो mr² के आगे कोफिशिएंट होता है उसको बोलते हैं, रिंग के लिए 1 होगा, डिस्क के लिए 1/2, होलोस्फीयर के लिए 2/3, सॉलिड स्फीयर के लिए 2/5। ठीक है, इसका प्रूव भी हो जाता है कि आप रेगुलर मान लो कि कोई भी रेगुलर बॉडी है, इस केस में क्या मान लो कि कोई भी रेगुलर बॉडी है, इसके ऊपर रेडियस इसका r है, मास m दे रखा है, सेंटर पे क्या लगा दो f का फोर्स लगा दो, और फ्रिक्शन फोर्स दे रखा है आपको म्यू के इक्वल। कि क्या है रेगुलर बॉडी, ना डिस्क करना रिंग है, एक रेगुलर बॉडी है, इन्हीं में से कोई एक होगी। तो इसके सेंटर पे कितना फोर्स लगा दिया, f का रेडियस r है, m दे, मास क्या है इसका m। तो यहाँ से आप एक नेट फोर्स एक खुद से फ्रिक्शन मान लो कितना लगेगा FR के इक्वल, फ्रिक्शन फोर्स क्या लगेगा FR के इक्वल, क्योंकि हमें नहीं पता ये डिस्क है या रिंग है, तो हमने क्या मान लिया फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा FR के इक्वल। तो नेट फोर्स जो है F नेट की वैल्यू कितनी आ जाएगी इसमें F माइनस FR, ये होगा नेट फोर्स। तो यहाँ से एक्सेलेरेशन, सेंटर ऑफ मास का जो एक्सेलेरेशन वो कितना आ जाएगा F माइनस FR डिवाइड बाय में m, ये होगा नेट एक्सेलेरेशन। तो यहाँ से टॉर्क कितना आ जाएगा, अब जो टॉर्क की वैल्यू होगी वो कितनी होगी R इंटू में FR, इतना लगेगा टॉर्क। अब टॉर्क का दूसरा फॉर्मूला, I की वैल्यू क्या लोगे इसमें बीटा mr², I कितना लोगे आप बीटा mr²। अगर रिंग होगा तो बीटा की वैल्यू 1 पुट कर दो, डिस्क होगी तो 1/2। तो अगर रेगुलर बॉडी ले रखी है तो बीटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप बीटा mr² याद रख लो। तो यहाँ पे टॉर्क जो लगेगा वो कितना लग जाएगा, इतना R इंटू में F, एक टॉर्क का फॉर्मूला होता है I इंटू में अल्फा। तो यहाँ से टॉर्क होता है R इंटू में FR इक्वल टू I की वैल्यू पुट कर दो बीटा mr² इंटू में क्या आ जाएगा अल्फा। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगी अल्फा की वैल्यू, अल्फा कितना आ जाएगा, यहाँ से अल्फा की वैल्यू आ जाएगी आपके पास R इंटू में FR डिवाइड बाय में बीटा mr², एक R से एक R कैंसिल, यह आ जाएगा FR डिवाइड बाय में बीटा mr, ये आ गया आपके पास अल्फा। अगर एक्सेलरेटेड रोलिंग मोशन है, बॉटम मोस्ट पॉइंट रेस्ट में रखना है तो क्या पुट कर दो A इक्वल टू R अल्फा, A इक्वल टू क्या कर दो R अल्फा। अगर बॉटम मोस्ट पॉइंट रेस्ट में रहेगा तो ये कंडीशन अप्लाई है कि A इक्वल टू क्या होगा R अल्फा के इक्वल। A यहाँ पे ट्रांसलेशन एक्सेलरेशन है, R अल्फा जो रोटेशन की वजह से एक्सेलरेशन आएगा। तो यहाँ पे A की वैल्यू कितनी है F माइनस FR डिवाइड बाई में M इक्वल टू R इंटू में अल्फा की वैल्यू कितनी है FR डिवाइड बाई में बीटा MR, M से M कैंसिल, R से R कैंसिल। तो यहाँ पे F माइनस FR इक्वल टू क्या हो जाएगा FR डिवाइड बाय में बीटा। तो यहाँ से F की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी FR डिवाइड बाय में बीटा प्लस में F। तो यहाँ से सोल्व कर लो आप, आपके पास क्या आ जाएगा FR की वैल्यू आ जाएगी F इक्वल टू क्या बीटा एलसीएम ले लो FR प्लस में बीटा FR, तो बीटा F इक्वल टू FR इसमें से कॉमन ले लो आप, आ जाएगा 1 प्लस बीटा डिवाइड बाय में बीटा। तो यहाँ से FR की जो वैल्यू है
एफ आर की वैल्यू आ जाएगी आपके पास बीटा एफ डिवाइड बाय में बीटा प्लस 1। इतना फ्रिक्शन फोर्स लगता है रेगुलर बॉडीज के केस में, ठीक है। अगर इतना लिए है जनरल फॉर्मूला बीटा एफ डिवाइड बाय में बीटा प्लस 1, यहाँ पे बीटा की वैल्यू पुट कर दो, रेगुलर बॉडीज के केस में कितना फ्रिक्शन लगेगा वो आपके पास आ जाएगा। एनी डाउट? एक क्वेश्चन है करके दिखा। अब हर एक के केस में जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है वो क्या लग रहा है, अलग अलग लग रहा है। कि अगर हम बात करें रिंग की, अगर बात करें तो फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा रिंग के केस में, यानी कि अप्लाइड फोर्स अगर F है तो फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा F/2, यानी कि 0.5 F इतना लगेगा। फ्रिक्शन फोर्स इतना लगेगा 0.5 F। और अगर डिस्क है तो फ्रिक्शन फोर्स कितना लग जाएगा F/3, यानी कि 0.33 F इतना लग जाएगा। और अगर होलोस्फीयर है तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 2/5 F, यानी कि 0.4 F इतना लग जाएगा। अगर सॉलिड स्फीयर है तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2/7 F, 0.28 F। तो सबसे ज़्यादा जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा किस केस में लगता है, रिंग के केस में, फिर इसमें होलोस्फीयर में, फिर डिस्क में और फिर सॉलिड स्फीयर में। तो यानी कि जिसका बीटा सबसे ज़्यादा उसमें फ्रिक्शन फोर्स क्या लगता है, सबसे ज़्यादा लगता है। यानी इस बात का कर कि जिसका बीटा अगर ज़्यादा होगा तो फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा उस केस में, मैक्सिमम लगता है। फ्रिक्शन फोर्स क्या लगेगा उस केस में, मैक्सिमम। बीटा आप देख लो, बीटा जिसका ज़्यादा फ्रिक्शन फोर्स क्या लगेगा उसी में सबसे ज़्यादा लगता है। रिंग का बीटा ज़्यादा 1 है तो इसमें फ्रिक्शन फोर्स क्या लगेगा सबसे ज़्यादा। फिर लग रहा है आपके केस में होलोस्फीयर में तो इसका बीटा क्या है 2/3, तो इससे ज़्यादा है डिस्क से, इसका कितना है 1/2 है बीटा। तो जिसका बीटा ज़्यादा होगा फ्रिक्शन फोर्स क्या लगेगा उसमें सबसे ज़्यादा लगता है। क्योंकि ये क्वेश्चन आ चुका कि मान लो कि एक इंक्लाइन प्लेन है, क्या दे रखा आपको, एक इंक्लाइन प्लेन दे रखा है, एक इंक्लाइन प्लेन दे रखा है और इस इंक्लाइन प्लेन में से हाइट सबकी सेम है। यहाँ से इस इंक्लाइन प्लेन से एक रिंग है, एक डिस्क है, एक होलोस्फीयर है और एक मान लो सॉलिड स्फीयर। इन चारों को एक ही साथ, चारों का मास भी सेम है। क्या क्या ले लिया, रिंग ले लिया, डिस्क है, होलोस्फीयर है और सॉलिड स्फीयर है। तो सबका मास m है, इसका मास भी m है, इसका मास भी क्या है m है, इसका मास भी क्या है m। चारों का मास क्या ले लिया सेम, रेडियस भी सबकी सेम है, इसकी r, इसकी भी r और इसकी भी क्या है r। सबके लिए सरफेस वही है, सबके लिए जो यहाँ पे रफ सरफेस है म्यू भी सबके लिए क्या है सेम है, मास भी सेम है, रेडियस भी सेम है, म्यू की वैल्यू भी सबके लिए सेम है। तो यहाँ पे और इंक्लाइन प्लेन है तो अप्लाइड फोर्स जो फ्रिक्शन, अप्लाइड फोर्स जिसकी वजह से नीचे आएगा mg sin थीटा, वो भी सबके लिए क्या होगा सेम होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले बॉटम मोस्ट पॉइंट पे कौन सा पहुंचेगा, रिंग, डिस्क, होलोस्फीयर या फिर सॉलिड स्फीयर। सबसे पहले सॉलिड स्फीयर, फिर डिस्क, फिर होलोस्फीयर और फिर रिंग। कि ये बोल दिया कि एक इंक्लाइन प्लेन है, 4 रेगुलर बॉडी छोड़ दी जिसके नाम दे दिए और सबका मास सेम है, रेडियस सेम है, रफनेस सबके लिए सेम है। तो अगर बॉटम मोस्ट पॉइंट पे सबसे पहले कौन सा पहुंचेगा, तो जिसमें फ्रिक्शन फोर्स सबसे कम लगेगा। क्योंकि यहाँ पे अगर मान लो बॉडी है तो नीचे की तरफ mg sin थीटा, ये तो सबके लिए सेम ही लगेगा सब पे, क्योंकि मास सबका सेम है। तो इस केस में फ्रिक्शन जिसके केस में सबसे ज़्यादा लगेगा उसको ही ज़्यादा टाइम लगेगा बॉटम मोस्ट पॉइंट आने में। तो रिंग के केस में सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन लगता है 0.5 F, और यानी कि F की वैल्यू यहाँ क्या पुट पहुंचेगी mg sin थीटा। तो सबसे ज़्यादा रिंग के केस में तो सबसे लेट पहुंचेगी रिंग, फिर होलोस्फीयर और फिर डिस्क और फिर सॉलिड स्फीयर। तो यानी कि बॉटम मोस्ट पॉइंट पे सबसे कम टाइम जो लगेगा वो किसको लगेगा, सॉलिड स्फीयर को, और सबसे ज़्यादा किसको लगेगा, रिंग को। यानी कि बीटा जिसका ज़्यादा उसको क्या लगेगा, मैक्सिमम टाइम लगता है बॉटम मोस्ट पॉइंट पे पहुंचने के लिए। समझ में आई, ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा चुका कि 4 रेगुलर बॉडीज दे दी और उस केस में किसको सबसे कम टाइम लगेगा, तो उस केस में और किसका एक्सेलरेशन कम होगा। तो एक्सेलरेशन जिसमें फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा तो नेट फोर्स कम आएगा, तो एक्सेलरेशन भी कम होगा। तो इस केस में सबसे ज़्यादा 2 एक्सेलरेशन सबसे कम किसका होगा, रिंग का होगा। सबसे ज़्यादा टाइम किसको लगेगा, रिंग को लगता है। आगे समझ, एनी डाउट। यानी कि सबकी पोटेंशियल एनर्जी भी सेम है यहाँ पे, काइनेट यानी कि टोटल एनर्जी सबकी क्या है सेम है, क्योंकि सभी की सभी क्या है सेम हाइट पे हैं।
और सभी के जो अप्लाइड फोर्स लग रहा है वो भी सेम लग रहा है, तो यहाँ पे सभी की सभी पोटेंशियल एनर्जी क्या सबकी सेम, काइनेटिक जीरो है क्योंकि स्टार्टिंग में रेस्ट में थी, तो मैकेनिक टोटल एनर्जी क्या रह रही है यहाँ पे कंजर्व। जब बॉटम मोस्ट पॉइंट पे आएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में। टोटल एनर्जी क्या रह रही है यहाँ पे कंजर्व रह रही है, क्योंकि फ्रिक्शन जो लग रहा है वो क्या लग रहा है, रोलिंग फ्रिक्शन, और रोलिंग फ्रिक्शन जो है वो क्या है, कंजर्वेटिव इन नेचर है, एक टाइप ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है रोलिंग फ्रिक्शन। अगर ऑप्शन में आ जाए कि रोलिंग फ्रिक्शन कंजर्वेटिव है या फिर नॉन कंजर्वेटिव, या उसकी वजह से एनर्जी का लॉस होगा या नहीं, तो एनर्जी का लॉस नहीं करता रोलिंग फ्रिक्शन, इट इज ए कंजर्वेटिव इन नेचर। ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन भी क्या है, कंजर्वेटिव नेचर है, क्योंकि वो बॉडी को रोके रखता है, बॉडी चलेगी नहीं तो फिर लॉस किस चीज का होगा। तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन रोलिंग फ्रिक्शन ये भी क्या रखता है, बॉटम मोस्ट पॉइंट का रेस्ट में रखता है, तो उस केस में रोलिंग फ्रिक्शन भी एक टाइप ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है और ये नेचर में क्या है, कंजर्वेटिव। आगे समझ यहाँ तक, एनी डाउट? एक क्वेश्चन करके दिखाओ। दोनों केस में अल्फा और ए बता दो कितना होगा। अल्फा और ए बता दो क्या होगा। दोनों ही केस में एक डिस्क दे रखी है, क्या दे रखा है आपको, होलोस्फीयर। दोनों में रफनेस सेम दे रखी है, म्यू की वैल्यू सेम है, मास सेम है, रेडियस सेम है, अप्लाइड फोर्स भी क्या है, सेम है। फिर भी इनका एक्सेलरेशन और अल्फा अलग अलग आएगा, क्यों, दोनों में जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा, अलग अलग। तो ए और अल्फा बता दो कितना होगा दोनों केस में। क्या पूछना है पूछो। पहले इस केस में फ्रिक्शन फोर्स लिखा हुआ, अभी बताया। रिंग के केस में कितना डिस्क के केस में कितना लगता है फ्रिक्शन फोर्स, रिंग डिस्क के केस में F/3। तो फ्रिक्शन फोर्स लगा दो F/3, F की वैल्यू पता है 210। तो पहले फ्रिक्शन फोर्स निकाल लो, फिर नेट फोर्स लग जाएगा, इधर 210 इधर फ्रिक्शन, नेट फोर्स निकाल लो, फिर वहां से एक्सेलरेशन आ जाएगा, फोर्स बाय मास, इतना निकालो पहले। 70। क्या 70? क्या है 70? क्या है 70? सोल्व करो नोटबुक में। सोल्व करो इसको, नोटबुक में ड्रॉ करो, सोल्व करो, जितना बताया उतना पहले। ये 70 जो है ये फ्रिक्शन फोर्स आया है। तो फ्रिक्शन इस साइड ये इस साइड, तो टोटल हो गया 140 बाय 20 7 मीटर। हाँ। उसके बाद ये अब टॉर्क निकालो। टॉर्क होता है फ्रिक्शन फोर्स इनटू में आर। फ्रिक्शन फोर्स कितना है 70, इनटू में आर की वैल्यू क्या है 2। अब टॉर्क का एक फॉर्मूला होता है आई इंटू अल्फा। आई निकालो, इसका mr²/2 होता है ना, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब टॉर्क इक्वल टू आई इंटू अल्फा होता है ना। टॉर्क अभी निकाला था ऊपर, आई आपने निकाल लिया, अल्फा आ जाएगा वहां से। 3.5। अभी ये और करो दूसरा, सेम इसी तरीके से। होलोस्फीयर है, कितना लगता है होलोस्फीयर में फ्रिक्शन फोर्स? 2/5। हाँ तो निकालो।
कितना लगेगा फ्रिक्शन? 8.4 फ्रिक्शन ये क्या उल्टा सब ये रहेगा कैसे? 84 आएगा। अब आगे निकालो, फिर टॉर्क निकालो कितना आएगा। इसके लिए इसमें देखो फ्रिक्शन फोर्स कितना लगता है डिस्क के केस में, एफ आर की वैल्यू F/3 यानी कि 210 डिवाइड बाय में 370 न्यूटन। फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा 70। एफ एस मैक्स की वैल्यू कितनी है 200 न्यूटन। म्यू इंटू में एन, म्यू की वैल्यू 200 इंटू में एन, म्यू की वैल्यू क्या है 1, एन की वैल्यू 200, तो 200 न्यूटन लग जाएगा। और ज़रूरत कितनी है 70 की, तो कितना लग जाएगा फ्रिक्शन फोर्स 70 न्यूटन। तो नेट फोर्स कितना आ गया इसके ऊपर 140। तो एक्सेलेरेशन कितना आ जाएगा सेंटर ऑफ मास का 140 डिवाइड बाय में मास कितना है 20 यानी कि 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो सेंटर ऑफ मास का जो लीनियर एक्सेलेरेशन होगा वो कितना होगा 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इस केस में तरीका ये कि आपने जो अप्लाइड फोर्स फ्रिक्शन फोर्स लगाया है जितने की ज़रूरत है उतना ही लग रहा है, तो इसका मतलब A = R अल्फा जो कंडीशन है वो अप्लाई हो सकती है इसमें, क्योंकि बॉटम मोस्ट पॉइंट क्या रहेगा इसमें रेस्ट में रहेगा, क्योंकि हमने फ्रिक्शन कितना लगाया 1/3 लगाया अप्लाइड फोर्स का। तो A = क्या कर दो R अल्फा, सीधा इससे भी निकाल सकते हो A = R अल्फा से अल्फा की वैल्यू। A की वैल्यू कितनी है 7, R की वैल्यू कितनी है 2 इंटू में अल्फा, तो यहाँ से अल्फा आ जाएगा 7/2 यानी कि 3.5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, सीधा इससे भी निकाल सकते हो A = R अल्फा से, और टॉर्क निकाल के फिर भी निकाल सकते हो, तो भी क्या आएगा आंसर 3.5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, बट ये तभी लगा सकते हो जब आप श्योर हो कि बॉटम मोस्ट पॉइंट रेस्ट में रहेगा, वरना नहीं लगा सकते। पता है क्योंकि आपने फ्रिक्शन फोर्स 1/3 लगाया। अप्लाइड फोर्स अगर 1/3 लगता है, अप्लाइड फोर्स का फ्रिक्शन फोर्स अगर 1/3 लगा दिया तो ही बॉटम मोस्ट पॉइंट रेस्ट में रहेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे एफ एस मैक्स की वैल्यू आती ही 60 तो उस केस में फिर ये नहीं लगा सकते थे A = R अल्फा। अगर यहाँ पे 70 की जगह आप कितना लगा दो 60 न्यूटन, फिर आप ये नहीं लगा सकते A = R अल्फा, क्योंकि बॉटम मोस्ट पॉइंट रेस्ट में नहीं रहेगा। 70 लगेगा तो ही बॉटम मोस्ट पॉइंट रेस्ट में रहेगा, तो आप लगा सकते हो A = R अल्फा। ठीक है, फिर प्रॉपर तरीके से कर लो, टॉर्क निकाल लो, टॉर्क = R × F, फिर टॉर्क होता है I × अल्फा, फिर वहाँ से अल्फा निकालोगे तो भी कितना आएगा 3.5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब इस केस में होलो स्फीयर दे रखा है तो फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा इसमें फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2/5F, तो 2/5F की वैल्यू है 210 यानी कि 42 कितना आ जाएगा 84 न्यूटन। क्या आ जाएगा F फ्रिक्शन फोर्स, तो इस पे इधर फ्रिक्शन फोर्स लग जाएगा 84 न्यूटन का। तो नेट फोर्स कितना आएगा 210 माइनस 84 कितना आ रहा है 126 इसको कट करने पे नेट फोर्स कितना आ जाएगा आपके पास 6.3 6.3। ये क्या आ जाएगा आपके पास एक्सेलेरेशन होगा, ये एक्सेलेरेशन कितना आ जाएगा आपके पास 6.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लीनियर एक्सेलेरेशन कितना आएगा 6.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब A = क्या कर दो R अल्फा, A की वैल्यू कितनी है 6.3, R की वैल्यू है 2 इंटू में अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी 6.3 डिवाइड बाय में 2 यानी कि 3.15। ये आएगा आपके पास एंगुलर एक्सेलरेशन।
तो इस केस में दोनों में सेम चीजें थी, फिर भी इसका ए और अल्फा अलग आया है, इसका ए और अल्फा क्या है अलग अलग क्यों आया है, क्योंकि एक्सेल फ्रिक्शन फोर्स क्या लगेगा अलग लगेगा, और फ्रिक्शन फोर्स अलग अलग क्यों लगेगा, ताकि एक्सेलरेटेड रोलिंग मोशन हो सके, इसलिए फ्रिक्शन फोर्स क्या लगेगा अलग अलग, ताकि बॉटम मोस्ट पॉइंट क्या रहे रेस्ट में, इसलिए फ्रिक्शन फोर्स क्या लगता है अलग अलग लगता है। आगे समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। इंक्लाइन प्लेन दे रखा आपको, होलो स्फीयर है, आप इधर हो जाओ, नेक्स्ट पे आ जाओ, आप आ देते नेक्स्ट बेंच पे, जल्दी करो। तभी तो आप खड़े रहते हो सुबह भी, बातें कम कर लो। क्या बोले? ये बोल रहा था कल से पढ़ना शुरू। आप अपना देख लो ना, इसका छोड़ दो। अपन नहीं बोल रहा हूँ, कल से पढ़ना शुरू। होलो स्फीयर दे रखा है, मास दे रखा है आपको 10 kg, रेडियस दे रखा है 1/2 मीटर, एंगल दे रखा है आपको 30 डिग्री, म्यू की वैल्यू दे रखी है 2/5। इसमें आप बता दो फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन क्या होगा, अल्फा कितना आएगा, वेलोसिटी एट बॉटम मोस्ट, टॉर्क बता दो कितना लगेगा, है 54 है, एल की वैल्यू दे रखी है आपको 54, वेलोसिटी बतानी है जब ये बॉटम मोस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा, ओमेगा एट बॉटम, एंगुलर वेलोसिटी बतानी है जब बॉटम मोस्ट पॉइंट पे होगा, तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी इसकी, 7th आपको बताना है, टाइम टू रीच बॉटम, बॉटम तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, बता दो ये सारी बातें। जब ये रेगुलर बॉडी यानी कि होलो स्फीयर ए से बी तक आएगा, तो इसमें ये बताना है फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा, इसका सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन कितना होगा, दूसरा इसमें टॉर्क कितना लगेगा, वेलोसिटी क्या होगी जब ये यहाँ पे होगा, जब ओमेगा कितना होगा ये बताना है, और कितना टाइम लगेगा इसको ए से लेके बी तक आने में, ये सारी बातें बतानी है। सोल्व करो, इसमें mg sin थीटा की वैल्यू निकालो पहले। पहले तो ड्रॉ करो, ये सारी बातें जो मैंने लिखी हैं पहले लिखो इसको नोटबुक में। अब फ्रिक्शन फोर्स देखो कितना लगेगा, mg sin थीटा इधर लगेगा नीचे की तरफ, हमेशा अलोंग द इंक्लाइन प्लेन लगता है, तो फ्रिक्शन फोर्स कितना लगता है होलो स्फीयर के केस में 2/5 f की वैल्यू mg sin थीटा होगी, यानी mg sin थीटा की जो वैल्यू होगी वो होगी यहाँ पे f, फ्रिक्शन फोर्स 20 लग जाएगा। fs मैक्स की वैल्यू है कितनी पहले ये देखो, 20 लग भी सकता है या नहीं, म्यू इंटू एन, एन की वैल्यू हो जाएगी mg cos थीटा, बीसी आ रहा है तो लग सकता है। तो इस केस में अब नेट फोर्स निकाल लो कितना हो जाएगा, फिर एक्सेलरेशन निकाल लो नेट फोर्स निकाल के, तो एक्सेलरेशन देख लो नेट फोर्स बाय मास, अब टॉर्क निकाल लो r इंटू एफ, और एफ फ्रिक्शन फोर्स की वजह से ही आएगा टॉर्क यहाँ पे, क्या निकालना था, टॉर्क?
आर इंटू एफ करके टॉर्क निकाल लो। एफ नेट फोर्स नहीं, टॉर्क जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा उसी की वजह से आएगा टॉर्क। एम जी साइन थीटा की वजह से कोई टॉर्क नहीं आएगा क्योंकि सेंटर पे लग रहा है। 25 टॉर्क 25 आर इंटू एफ करके 25 कैसे आ गया? फ्रिक्शन फोर्स कितना था? 7 फ्रिक्शन फोर्स 20 था। 10 आ गया 10। अब आई निकालो इसका 2/3 एम आर स्क्वायर होता है। आपको भी निकालना है ये सारी चीजें यहाँ दिखते। देख क्या आ रही है? आई की वैल्यू आ रही है 1.66। अब इस केस में आप टॉर्क का फॉर्मूला आई इंटू अल्फा होता है ना, टॉर्क भी निकाला था, आई की वैल्यू पुट कर दो, अल्फा आ जाएगा वहां से। अल्फा आई तो निकाला अभी बताया आपने। उसको पॉइंटों में ना लेके आई को वैसे ले लो आप फ्रैक्शन में ही। हो गया? 6 क्या रहा 6? दोबारा चेक करो। एक वोट वाला डिस्टर्ब इसमें देखो पहले एम जी साइन थीटा लगेगा नीचे की तरफ। एम जी साइन थीटा की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी आपके पास? m की वैल्यू है 10, g की वैल्यू 10 इंटू में साइन 30 डिग्री 1/2 यानी कि 50 न्यूटन। एम जी साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 50 न्यूटन। तो इसके ऊपर जो अप्लाइड फोर्स है वो हमें लगाने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक लगेगा एम जी साइन थीटा। तो अप्लाइड फोर्स कितना आ जाएगा? 50 न्यूटन का। तो फ्रिक्शन फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा 2/5f। तो यानी कि फ्रिक्शन फोर्स जो लगेगा वो कितना लगेगा? 2/5f। f की वैल्यू क्या पुट करोगे यहाँ पे? 50 न्यूटन। तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स 2/5 इंटू में 50 कितना आ जाएगा? 20 न्यूटन। तो फ्रिक्शन फोर्स क्या लगेगा ऊपर की तरफ? 20 न्यूटन। क्या लग सकता है इतना? एफ एस मैक्स की वैल्यू निकालो, कितनी आ जाएगी? 2/5 इंटू में एम जी कोस थीटा। कितनी एम जी कोस थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? यानी कि एम जी की वैल्यू 100 इंटू में कोस 30 डिग्री √3/2 20 √3। तो एफ एस मैक्स की वैल्यू 50 √3। एफ एस मैक्स की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे? एम जी कोस थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है? 50 √3। तो यहाँ पे पुट कर दो 50 √3। कितनी आ जाएगा आपके पास? 20 √3। हमें ज़रूरत कितनी थी? 20 की। तो लग सकता है क्योंकि 20 √3 क्या है? ज़्यादा है किससे? 20 से। 20 √3 ज़्यादा है किससे? 20 से। तो लग सकता है। तो नेट फोर्स कितना लग जाएगा इसके ऊपर? नीचे की तरफ लग रहा है 50, ऊपर की तरफ कितना है? 20। ऊपर की तरफ 20। तो जितना आप एडवांस में मत बोलो ना उसको। तो एफ नेट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 30 न्यूटन। और वो भी किधर होगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ पे एक्सेलेरेशन जो आएगा वो कितना आ जाएगा? नेट फोर्स सेंटर ऑफ मास का एक्सेलेरेशन एफ नेट बाय में मास 30 डिवाइड बाय में मास की वैल्यू कितनी है? 10। कितना आ जाएगा? 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आएगा आपके पास सेंटर ऑफ मास का एक्सेलेरेशन। तो फर्स्ट बात पूछी थी फ्रिक्शन, वो तो कितना आ जाएगा? 20 न्यूटन। सेकंड था सेंटर ऑफ मास का एक्सेलेरेशन कितना आ जाएगा? 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर है अल्फा। पहले टॉर्क निकलेगा अल्फा निकालने से पहले, और वैसे भी डायरेक्ट निकाल लो, A = R अल्फा कर दो, वहाँ से भी आ जाएगा आपके पास अल्फा की वैल्यू। क्योंकि यहाँ पे बॉटम मोस्ट पॉइंट तो रेस्ट में ही रहेगा, बॉडी रोल करते हुए आएगी, तो बॉटम मोस्ट पॉइंट क्या रहेगा? रेस्ट में रहेगा। ये बोल दिया कि बॉडी रोल करते हुए आ रही है, इसका मतलब बॉटम मोस्ट पॉइंट क्या है? उसके इसमें रेस्ट में है। तो आप लगा सकते हो क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स हमने उतना ही लगाया कि बॉडी क्या करे? रोल करती हुई आए। तो A = R अल्फा पुट कर दो जाए। A की वैल्यू कितनी आई है? 3। R की वैल्यू क्या है? 1/2 इंटू में क्या आ जाएगा? अल्फा। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास? 6 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर।
और टॉर्क निकालोगे तो भी कितना आएगा आपके पास 6 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर आएगा, जो कि इसने निकाला था। 6 ही तो था। हाँ तो मैंने क्या, आप बोल रहे थे दोबारा चेक करो। हाँ तो आपको शक था ना अपने आप पे, फिर आपने तभी चेक करा। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। अब टॉर्क पूछा है तो टॉर्क क्या पुट कर दो, टाउ इक्वल टू आई इंटू अल्फा। तो टॉर्क की वैल्यू, आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी इस केस में, आई कितना 2/3 mr स्क्वायर। होलो स्फीयर है तो आई की वैल्यू क्या होती है 2/3 mr स्क्वायर। तो 2/3 m, मास की वैल्यू 10 इंटू में 2 का 1/2 का स्क्वायर इंटू में अल्फा की वैल्यू है 6। तो 2/3 इंटू में 10 इंटू में 1/4 इंटू में 6। स्क्वायर हुआ है। अच्छा अल्फा भी है। तो इंटू में टॉर्क निकाल लो ना, आई इंटू अल्फा नहीं होगा। हाँ कितना जाएगा टॉर्क 10 न्यूटन मीटर। टॉर्क कितना आएगा 10 न्यूटन मीटर। तो आपके पास टॉर्क आ गया 10 न्यूटन मीटर। अब वेलोसिटी निकालनी है बॉटम मोस्ट पॉइंट पे कितनी होगी, पहले टाइम निकाल लो। चाहे इस केस में s इक्वल टू सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज कर सकते हैं, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है, टाइम अगर निकालना है तो इस केस में क्या लगा दो आप, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। s की वैल्यू दे रखी थी आपको 54 इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी अगर गिवन नहीं है तो 0 मान के चलोगे कि स्टार्टिंग में क्या होगा रेस्ट में, इंटू में हाफ एक्सेलेरेशन कितना है 3 इंटू में टी स्क्वायर। तो 54 इंटू में 2 डिवाइड बाई में 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा टी स्क्वायर। तो 36 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास टी स्क्वायर। तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 सेकेंड। टाइम कितना लगेगा उसको बॉटम मोस्ट पॉइंट पे पहुंचने में 6 सेकेंड लगेगा। अब वेलोसिटी पूछी है तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो, वी स्क्वायर इक्वल टू यू, या फिर इस केस में वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इसका आंसर आ जाएगा आपके पास लास्ट का 6 सेकेंड। तो वी स्क्वायर चाहे वी इक्वल टू यू प्लस 80 लगा दो, वी इक्वल टू यू प्लस 80। वी की वैल्यू निकालनी है, इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलेरेशन कितना है 6 इंटू में टाइम एक्सेलेरेशन 3 इंटू में 6 18 मीटर पर सेकेंड। तो बॉटम मोस्ट पॉइंट पे जब पहुंचेगा तो वेलोसिटी कितनी आ जाएगी 18 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ओमेगा निकालना है तो v इक्वल टू आर ओमेगा पुट कर सकते हैं। v इक्वल टू क्या पुट कर दो आप आर ओमेगा, क्योंकि अगर बॉटम मोस्ट पॉइंट रेस्ट में है तो कंडीशन होती है a इक्वल टू आर अल्फा भी होगा और v इक्वल टू क्या होगा आर ओमेगा। तो v इक्वल टू आर ओमेगा, तो v की वैल्यू आई आपके पास 18, r की वैल्यू है 1/2 इंटू में ओमेगा। तो ओमेगा कितना आ जाएगा आपके पास 36 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। चाहे इस केस में आप इक्वेशन सर्कुलर मोशन की इक्वेशन भी यूज कर सकते हो, रेडियन पर सेकेंड सॉरी। और इस केस में ये v इक्वल टू आर ओमेगा ना पुट के करके चाहे इसमें डायरेक्ट आप पुट कर सकते हो, क्या इक्वेशन ऑफ मोशन से भी यूज कर सकते हो, तो भी आंसर कितना आएगा 36 रेडियन पर सेकेंड। ओमेगा फाइनल इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी, वहाँ से भी कितना आएगा आपके पास आंसर 36 रेडियन पर सेकेंड। एनी डाउट? अभी ये रहता है रोलिंग मोशन।